everyone. This is Govind sir. Welcome back to lecture number 7. Continuation of electromagnetic induction chapter. Today we will continue motional EMF topic only. But उसमें थोड़ा सा हम एडवांस लेवल में करेंगे. There's a one particular type of question या particular type of concept जिसको आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे. उस क्वेश्चन को कभी कभी क्या होता है कि आपका फाइनल आंसर आ जाता है बट फिर भी आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलता है. सो क्या रीजन है बिकॉज ऑफ विच यू डोंट गेट मार्क्स, या क्वेश्चन में ऐसा क्या ट्विस्ट क्रिएट किया उन्होंने कि आपको आंसर सेम मिल रहा है बट फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिल रहा है. ठीक है, क्योंकि यहां पे फर्क होता है मेथड का. सो आज हम उसका डिस्कस करेंगे. सो जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स, वो आपको एक्चुअल में तो आपको डेरिवेशन टाइप में फील होगा बट ये क्या है कि इन्होंने एज एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में दिया है इसको, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और प्लस ऐसा मैंने बताया ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए उनका अलग ही इंपॉर्टेंस हो जाता है अपने लेवल पे. सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला इन्होंने, अ मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ एल, एक रॉड है जिसका लेंथ कैपिटल एल है, इज रोटेटेड एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉर्मल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी. ठीक है, तो आप इमेजिन करो एक रॉड है. सो देयर इज अ रॉड ऑफ लेंथ एल. ठीक है, और इस रॉड को उन्होंने क्या किया, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट किया. एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करना मतलब जैसा अभी ये होगा नहीं, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या किया, इस रॉड को रोटेट किया. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. फिर आगे क्या किया, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी आया, ओमेगा नॉर्मल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को नॉर्मल है, तो नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड अगर हुआ तो ये क्राइटेरिया आप ले सकते हो. करेक्ट, एज इट इज गिवन इन क्वेश्चन, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या करेगा, इस रॉड को हम रोटेट कर रहे हैं. तो अभी जो रॉड का पोजीशन होगा ना उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अभी मान लो अगर ये होता तो ये सर्कुलर फ्रेम में इस तरीके से सर्कल बनाता. करेक्ट, तो ये ना सर्कुलर पाथ या इट वाज अबाउट टू रोटेट विद दिस रेडियस, ये उसका कंडीशन हो गया. क्लियर. अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या इन्होंने डिराइव एक्सप्रेशंस फॉर ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड. तो ये जो रॉड है इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस है उसकी वैल्यू निकालनी है आपको. तो ईएमएफ का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है. व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन था. सेकंड क्वेश्चन इज करंट इंड्यूस्ड. आपको करंट की वैल्यू भी निकालनी है बट करंट के लिए आपको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा. देखते हैं क्वेश्चन 8 में मेंशन किया गया. एंड द हीट डिसिपेशन, हीट डिसिपेशन, तो हीट डिसिपेशन इन द सेंस ना एच की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है और उसको आप ना क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ रॉड इज कैपिटल आर, है ना, ये जो रॉड है ये रेजिस्टेंस ऑफ रॉड, तो रॉड का रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया इन्होंने, रेजिस्टेंस ऑफ रॉड जिसकी वैल्यू है कैपिटल आर. ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ रॉड इज कैपिटल आर. अब क्या होता है कि इस कॉन्सेप्ट को अगर हम आगे प्रोसीड करते हैं तो सबसे पहला टास्क है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड, एक हिसाब से अगर देखा जाए ना तो इट्स अ वेरी सिमिलर टू मोशनल ईएमएफ ओनली. एक हिसाब से मोशनल ईएमएफ का ही पार्ट होगा. तो जो सबसे पहला है ईएमएफ इंड्यूस का जो बेसिक फॉर्मूला आपको पता है, तो ईएमएफ इंड्यूस इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड आई एम टेकिंग, तो ईएमएफ इंड्यूस का जो बेसिक फॉर्मूला होगा चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम. क्लियर. अब आपको ये करना है कि किसके लिए ले रहे हो, तो आप एक कंप्लीट रोटेशन के लिए डिस्कस करो ना, यू आर टॉकिंग ऑफ द वन कंप्लीट रोटेशन. सो फॉर वन कंप्लीट रोटेशन ना काफी हद तक हमें समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, क्योंकि काफी सारी डिटेल्स है ना, हमको वन रोटेशन के लिए पता है. तो ये क्या बोल रहे हैं कि एक कंप्लीट रोटेशन के जो टाइम होगा ना, टाइम कंप्लीट रोटेशन का जो टाइम होता है कैपिटल टी. ठीक है, सो अब जो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड है यहां पे होगा चेंज इन फ्लक्स, मतलब पहले फ्लक्स रहा होगा φ1, बाद में फ्लक्स हो गया φ2. यहां पे मैग्नीट्यूड लिया तो उससे फर्क नहीं पड़ता बट चलेगा कोई बात नहीं, φ2 माइनस φ1 अपॉन क्या होगा टाइम, टाइम की वैल्यू में कैपिटल पी ले लिया. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब बोल रहे फ्लक्स 1. तो अब यहां पे ना फ्लक्स को अगर मैं कंसिडर करता हूं तो फ्लक्स का फॉर्मूला जो मैंने जनरली समझा वो क्या है कि बी ए कॉस थीटा. ठीक है, और आपको भी पता है कि यही फॉर्मूला होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो बी का वैल्यू फिक्स होगा. अब क्या होता है ना, यहां पे इस चीज को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि मान लो अगर ये रॉड यहां पे स्टेशनरी है, कोई मूवमेंट नहीं है, एक रॉड है, मतलब उसका एरिया अगर हम कंसिडर नहीं कर रहे तो इन बिगिनिंग जहां पे होगा ना वो स्केल के 0 से कोइंसाइड होगा, तो इनिशियल एरिया इसका होगा ही नहीं ना, देयर इज नो इनिशियल एरिया फॉर दिस वन.
जब ये रोटेट होगा ना, तो रोटेट होने के बाद ये क्या करेगा, एरिया कवर करेगा। कैसे? जैसे आप इमेजिन करो, सर्कल में क्या होता है, सर्कल इज बेसिकली क्या कि आप सर्कल में, जैसे आपने बताया कि चलो ठीक है, आप ना इस पर्टिकुलर पार्ट का एरिया निकालो, आप इस पर्टिकुलर पार्ट का एरिया निकालो, तो लॉजिकली अगर आप समझने की कोशिश करो तो ये कुछ ऐसा ही होता होगा कि ये रेडियस है, इस रेडियस हमने यहां तक क्या क्या ट्रेस किया, तो जो भी उसके अंडर में है वो उसका एरिया हो गया। तो हो सकता है कि एक सर्कल क्या होता होगा कि ये रेडियस है, जब उसको हमने ट्रेस करके यहां तक लाया, ऐसे ट्रेस किया हमने, ठीक है, जब ये रेडियस वापस से फाइनल पोजीशन पे आ गया तो आपको क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। तो ये क्या होगा, रेडियस जब कंप्लीट ना यहां से लेके आप यहां तक कंसीडर करते हो, देन इट इज अ सर्कल और द एरिया विद इन दैट सर्कल यू विल गेट। अब यहां पे क्या होगा, सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का एरिया आप कैसे डिसाइड करो, चलो ठीक है, यहां से रेडियस हमने लिया, ये रेडियस यहां से ट्रेस होकर क्या होगा, यहां तक आएगा, तो शायद आपको ये सेमी सर्कल मिलेगा, कुछ वैसा कंडीशन है। तो अगर मान लो कि मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ किया, अब इस लाइन का कोई शिफ्ट है ही नहीं, अगर मैं कॉन्सेप्चुअली देखूं, देयर इज नो शिफ्ट ऑफ दिस लाइन, तो ये तो जस्ट लाइन के जैसा ही वर्क करेगा ना। तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है कि रॉड यहां पे, रॉड इज नॉट रोटेटिंग, रॉड रोटेट नहीं हुआ, अब यहीं पे पड़ा हुआ है, तो उसका एरिया का वैल्यू 0 होगा, देयर इज नो एरिया। तो मेरा अजम्पशन है कि ये वैल्यू को A1 ले लिया मैंने फिलहाल, मैग्नेटिक फिक्स है, ये A1 है cos थीटा। थीटा की वैल्यू तो तब आएगा कंसिडरेशन में जब ना एरिया की वैल्यू एग्जिस्ट होगी, ठीक है, तो एरिया एग्जिस्ट नहीं हो रहा तो हमें थीटा से क्या लेना देना है फिर, तो यहाँ पे ये वैल्यू होगा, A1 का वैल्यू अगर 0 है तो पूरा फ्लक्स 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर, ये फ्लक्स 1 की वैल्यू होगी। नाउ विल कम टू द सेकंड फ्लक्स, सेकंड फ्लक्स क्या होगा, φ2। अब ये φ2 कब मिलेगा आपको, मैग्नेटिक की वैल्यू B होगी, मान लो एरिया A2 होगा, ये लेगा हमने cos थीटा, तो थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एंड एरिया वेक्टर, करेक्ट। सो अब यहां पे क्या होगा कि हम पहले ना थीटा का थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, फिर एरिया के ऊपर आ जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि जब ये ना पूरा एक कंप्लीट सर्कल या कंप्लीट एक रोटेशन अगर शो करेगा, तो देन जो वो एरिया कवर करेगा दैट विल बी द एरिया ऑफ अ सर्कल, करेक्ट, एक सर्कल का एरिया इसने कवर किया। सो ये हो गया इसका फाइनल एरिया, अंडरस्टूड। एक रोटेशन के बाद एक सर्कल कवर किया, तो वो जो एरिया हमें यहां पे फाइंड आउट करना वो होगा फाइनल एरिया। तो अगर ये पर्टिकुलर जो ना मैंने सर्कल बनाया, ये एरिया होगा, दिस इज द एरिया कवर्ड बाय दिस रॉड। तो अब इस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, तो या तो इधर होगा या तो अंदर की तरफ होगा, मैग्नेटिक फिर इनसाइड है, तो आप थीटा को क्या ले लोगे, 0 ले लोगे। तो मोस्टली हमारा टारगेट यही होता है कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा आप चीजों को उसी डायरेक्शन में स्टडी करो, दैट विल बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई। व्हाट अबाउट द एरिया, ये सर्कल है ना, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे ना रेडियस की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेडियस इन दिस केस, रेडियस की वैल्यू होगा लेंथ ऑफ दैट रॉड, तो उसको ले लो आप कैपिटल L स्क्वायर, ठीक है। तो अब उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू का φ2 इज इक्वल टू b की वैल्यू b रहेगी, a2 की वैल्यू क्या हो गई, ये पाई L स्क्वायर हो गया, और ये होगा cos 0। तो फाइनली φ2 का वैल्यू क्या वो रख लेते हैं हम लोग। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ φ2, देखो φ2 इज इक्वल टू वो मैग्नेटिक फील्ड b हो गया, ये पाई हो गया, दिस व्हाट कैपिटल L स्क्वायर, करेक्ट, b पाई L स्क्वायर, cos 0 की वैल्यू 1, इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर, अगर लेना है तो ये इक्वेशन नंबर 3 ले लो, एंड दिस वन यू इमेजिन द इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, 1 को और 3 को पुट कर दो, सॉरी 2 को और 3 को पुट कर दो 1 में, तो क्या मिल जाएगा, सो देयरफॉर द ईएमएफ इंड्यूस्ड का कंडीशन वो सिंपल हो जाएगा। तो यू आर गेटिंग फ्लक्स 2 का वैल्यू का b है, पाई है, L स्क्वायर है, देन माइनस का होगा 5 का वैल्यू 0 है अपॉन कैपिटल T, तो वी आर गेटिंग एज b पाई L स्क्वायर अपॉन कैपिटल T। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया अभी तक, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे हम एक्सटेंड करके देख लेते हैं। सो व्हेन वी आर गोइंग टू एक्सटेंड, व्हाट इज द क्राइटेरिया, वो पॉइंट पे आप फोकस करना। सो अब ये कह रहे हैं कि ना अगर हमने इसको फ्रीक्वेंसी वगैरह के टर्म में कन्वर्ट करना है, एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने बोला रॉड इज रोटेटिंग विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो मतलब मुझे इन चीजों को ना ओमेगा के टर्म में कन्वर्ट करना है। कभी कभी क्या होता है, देखो आपको ये आंसर ना ओमेगा के टर्म में पूछ सकता है और फ्रीक्वेंसी, कभी कभी बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं कि इन टर्म्स ऑफ ओमेगा और इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो हम ना दोनों टर्म में निकालेंगे, ठीक है। अभी इस पर्टिकुलर वैल्यू को आप ओमेगा या किसी भी टर्म में कन्वर्ट करने के लिए पूछ सकता है, तो अभी होगा मैं इसको ना फ्रीक्वेंसी के टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, कैसे, बिकॉज वी नो 1 अपॉन टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो मॉड ऑफ ईएमएफ क्या हो जाएगा, इट्स b इज देयर, पाई इज देयर, कैपिटल L स्क्वायर इज देयर एंड दिस f इज देयर, करेक्ट। ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 4 ले लो। अब हमने फ्रीक्वेंसी के टर्म में ऑब्टेन कर लिया, उसको ओमेगा के टर्म में ऑब्टेन करना है, तो कैसे मिलेगा आपको, तो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, देखो ओमेगा होता है ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट अगर एक सर्कल के लिए लोगे तो एक सर्कल के लिए कितना एंगल होगा, यहां से ना यहां तक हाफ होगा तो पाई होगा, फिर अगेन हाफ होगा तो 2 पाई होगा, तो 2 पाई इज द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाइम कितना कैपिटल T होगा।
एंड एज फार वी नो 1 अपॉन कैपिटल टी इज व्हाट एफ, एक होगा 2 पाई एफ हो गया, तो दिस फॉर्मूला विल चेंज, तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू ये बी हो गया, ये पाई हो गया, ये एल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हमें ना एफ की वैल्यू लेनी है, तो एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ इज इक्वल टू क्या होगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, करेक्ट, एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो एफ की जगह हमने क्या किया ओमेगा अपॉन 2 पाई पुट कर दिया, तो ये 2 ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो मॉड ऑफ ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा हाफ हो गया, ये बी हो गया, ये एल स्क्वायर हो गया और ये क्या होगा ओमेगा हो गया। सो इट्स व्हाट ईएमएफ इंड्यूस्ड, ये ईएमएफ इंड्यूस्ड की वैल्यू हो गई इन दिस रॉड। तो इसके दो हो गए, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको मिल गया और इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड भी मिल गया। इसको लेना है क्वेश्चन नंबर 5 ले लो। अब इन्होंने क्वेश्चन और क्या पूछा है, करंट पूछा है, रेजिस्टेंस आर है और हीट डिसिपेशन पूछा हुआ है। तो इन पॉइंट्स पर थोड़ा सा हम एम्फेसाइज करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, अभी उन चीजों पर हम फोकस करेंगे। तो क्राइटेरिया आते हैं वेरी सिंपल, करंट पूछा है तो करंट के लिए बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है कि करंट इज व्हाट ईएमएफ इंड्यूस्ड अपॉन रेजिस्टेंस। अगर मॉड में ले लो तो मॉड में ले लो, कोई इशू नहीं है। ईएमएफ का वैल्यू क्या है, तो देखो मैं ईएमएफ का ए वाला वैल्यू पुट करके देखूंगा, ए वाला वैल्यू भी पुट करके देखूंगा, तो बहुत सिंपल है ना। जो ईएमएफ का वैल्यू होगा तो बी है, पाई है, एल स्क्वायर है और ये एफ है, अपॉन क्या है कैपिटल आर है, इज इक्वल टू, इस केस में क्या है हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, ये हो गया हाफ, ये हो गया बी एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन क्या है कैपिटल आर, ठीक है। ये किसकी वैल्यू होगी, करंट की वैल्यू होगी, करेक्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, हीट एनर्जी डिसिपेशन। ये जो भी मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं ये ना मैं एक्स्ट्रा पॉइंट है, उस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। हमें बोला ना पार्ट डिसिपेशन का, इन्होंने बोला ना पार्ट डिसिपेशन, पार्ट डिसिपेशन अगर बोला इन्होंने, तो पार्ट डिसिपेशन के लिए पार का फॉर्मूला होता है। देखो पार के क्या क्या फॉर्मूले वो मैं बता देता हूं। तो जैसे अभी ना पार के लिए एक तो होता है वर्क अपॉन टाइम, आपने लिया था, हमने पहले भी डिस्कस किया था। वर्क क्या होता है, वर्क होता है दिस पोटेंशियल इनटू क्यू अपॉन टी। तो ये v का वैल्यू v होगा, q का वैल्यू होगा i इंटू टी होगा अपॉन टी, टी कैंसिल हो जाएगा। तो पार का एक फॉर्मूला होता है v इंटू आई। अच्छा जब यहाँ पे ना v की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आई स्क्वायर आर हो जाता है। एक और फॉर्मूला v स्क्वायर अपॉन आर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या, इस केस में मैंने v की जगह आई आर पुट कर दिया, मतलब v की जगह पे आई आर पुट कर दिया। लास्ट वाला फॉर्मूला कब मिला, जब मैं i की जगह पे v अपॉन आर पुट किया मैंने, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला मिलता है, ये फॉर्मूला मिलता है, तो ये पार के फॉर्मूले है। तो पार्ट डिसिपेशन के लिए आप तो e और i को मल्टीप्लाई कर दो, एक तो ये ऑप्शन है, या मतलब उसका स्क्वायर, ये i का स्क्वायर लेके आर कर दो। तो मैं e और i को मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं, या तो स्क्वायर में ले लो बेटर होगा ना, i स्क्वायर ये i स्क्वायर इंटू आर। तो i का वैल्यू क्या है, तो i स्क्वायर लेगा, तो ये क्या हो गया आपको ना i स्क्वायर आर ले लो, थोड़ा सा जगह मिल जाएगा हमको कैलकुलेशन के लिए। तो ये क्या होगा 1/4 हो जाएगा, है ना 1/4। ये क्या होगा b का स्क्वायर हो गया, l का स्क्वायर हो गया, ये ओमेगा का स्क्वायर हो गया, अपन क्या होगा ये r स्क्वायर हो गया, इनटू क्या है r है, तो दिस r एंड r कैंसिल, क्लियर। तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पे, ये मिला आपको 1/4 मिलेगा, b स्क्वायर भी गॉट, l स्क्वायर भी गॉट, ओमेगा स्क्वायर भी गॉट अपॉन दिस व्हाट कैपिटल r। ये पार्ट डिसिपेशन का एक हो गया, ठीक है। अब जो दूसरा फॉर्मूला है, अच्छा मैं ना एक्चुअली ये चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होगी आगे, चलो ठीक है मैं ये पार्ट पर कर देता हूं, बट मैं यू आपको अंडरस्टैंड, ये आप जब मैं अगले पॉइंट पे आऊंगा तो दैट टाइम यू नीड टू नो दीज थिंग्स, है ना, ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। और इसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्या है पार का, द नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला सेकंड वेरी सिंपल ना, कि ये वाले फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो। तो क्या हो गया, अगर स्क्वायर होगा ना, क्या होगा आई स्क्वायर आर, तो आई का वैल्यू क्या है बी का स्क्वायर, देन पाई का स्क्वायर, देन एल का स्क्वायर क्या करेंगे एल रेज टू 4 हो जाएगा ये, फिर एफ का स्क्वायर, करेक्ट। यहां पे भी ना वही चीजों को ध्यान देना था, जब हमने यहाँ पे स्क्वायर लेना तो यहाँ पे एल का भी रेज टू 4 होगा, वो ध्यान देना, एल का स्क्वायर लेंगे तो एल रेज टू 4, ठीक है। और क्या होगा एफ स्क्वायर हो गया, एंड देन व्हाट नेक्स्ट आर स्क्वायर हो गया, इनटू क्या हो गया आर, आर आर कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट डू वी गेट, हमको मिलेगा बी का स्क्वायर मिलेगा, पाई का स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा एल रेज टू 4 मिलेगा, एंड दिस व्हाट एफ स्क्वायर अपन क्या मिला कैपिटल आर। तो देखो क्या फर्क पड़ रहा है ना, वो चीजों को आप नोटिस कर लो। बी के लिए सेम क्राइटेरिया है, एल के लिए सेम क्राइटेरिया है, सिर्फ ओमेगा की जगह पे क्या होता है, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ होता है ना, यहाँ पे आप 2 पाई एफ पुट करो तो 4 पाई स्क्वायर एफ हो जाएगा। तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, पाई स्क्वायर और एफ स्क्वायर आपको ये मिला। तो आइदर यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो उस टाइम पे इसकी यूज करनी पड़ेगी हमें। अब हम करते हैं ना नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोला ना हीट डिसिपेशन। तो हीट डिसिपेशन का ना मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, X इज इक्वल टू Q होता है,
मान लो कि अगर ये ना हमें पहले मिला होता तो हमने क्या किया होता उसको आई स्क्वायर आर और साथ में यहाँ पे टी लिखा होता, करेक्ट। यानी तो आई स्क्वायर आर क्या, आई स्क्वायर आर इज द पावर इनटू टाइम, क्लियर। तो अगर ये क्वेश्चन नहीं कर देते तो हम ना डायरेक्टली ये पूरे ऐसे सिंप्लीफाई करके यहाँ पे टी से मल्टीप्लाई करते, मतलब ये जो वैल्यू है पावर की वैल्यू ना, आई स्क्वायर आर की वैल्यू तुमको मिल ही जाएगा ना, यहाँ पे आई स्क्वायर आर की वैल्यू हमने निकाला, उसमें टी से मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 1/4 बी स्क्वायर हो गया, होगा एल रेज टू 4 हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया अपॉन आर हो गया, इनटू क्या होगा ये टी हो गया, ये होगा हीट एनर्जी डिसिपेशन। और जो दूसरा है और वाले ऑप्शन में क्या आएगा, देखो बी स्क्वायर है हमारे पास, करेक्ट, वी हैव पाई स्क्वायर आल्सो, वी हैव एल रेज टू 4 आल्सो, वी हैव एफ स्क्वायर आल्सो एंड अपॉन व्हाट कैपिटल आर, ठीक है, इनटू क्या होगा यहाँ पे टी हो गया। इज दैट क्लियर? थोड़ा कंजस्टेड हो गया होगा बट आई एम वेरी श्योर कि ना आपने ये चीजें लिखी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा बाद में, इतना डिफिकल्टी नहीं होगा। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन फॉर दिस, when a rod is rotating in a uniform magnetic field and that too perpendicular to magnetic field, तो उस केस में क्या होगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम टू सेम है, क्वेश्चन में छोटा सा वेरिएशन है, अभी वेरिएशन क्या है वो देख लेते हैं, और ना यहाँ पे डेरिवेशन में क्या वेरिएशन होगा उस पॉइंट को भी हम नोटिस करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, मेटालिक डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर, एक मेटालिक डिस्क है, कैपिटल आर उसका रेडियस है, रोटेट्स विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर ऐसे जब ये डिस्क है, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रहा है। So what will happen? About an axis perpendicular to its plane, passing through its area in a magnetic field B, acting perpendicular to the plane of disk. Calculate the induced EMF between the rim and the axis of disk. ठीक है, तो अभी रिम एंड एक्सिस और डिस्क क्या होगा, तो देखो अगर आप इसको डिस्क ले लेते हो, ये एक्सिस हो गया और ये पार्ट आपका रिम हो गया, तो ये रिम और ये सेंटर के बीच में क्या EMF इंड्यूस होगा हमको वो निकालना है। तो अगर डिस्क यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट हो रहा है तो ऐसे केस में भी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा टास्क है, आपको पूरे का पूरा डेरिवेशन वही होता है, बट जहां जहां पे भी आप एल देख रहे हो ना, जहां जहां पे भी एल देख रहे हो उस जगह आपको क्या करना है, कैपिटल आर पुट करना, वेयर एवर यू आर सीइंग एल, जहां जहां पे भी आपको एल दिख रहा है उस जगह पे आपको कैपिटल आर पुट करना है, दैट इज ओनली डिफरेंस, बाकी सारे का सारा डेरिवेशन क्या होगा वो सेम टू सेम होगा, ठीक है। यहां पे भी है तो अच्छा, यहाँ पे छोटा सा इशू ये हो सकता है ना, रेजिस्टेंस है आर है तो उस टाइप का प्रॉब्लम होगा, तो मैं ना सिर्फ ईएमएफ तक ही फोकस करता हूं, मैं फोकस विल बी टी ईएमएफ, है ना, तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। यानी तो एक काम कर सकते हो आप रेजिस्टेंस को ना स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लो, दैट विल बी बेटर, यानी तो इसके रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लो। तो अब ये जैसे ना अगर मैं डिस्क के लिए करता हूं तो उसका ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, ईएमएफ अगर डिस्क के लिए होगा तो ये बी होगा, ये पाई होगा, ये होगा रेडियस ऑफ डिस्क रेज टू 2 इनटू एफ, एक तो ये हो गया, और जो दूसरा पॉइंट है हीट ये सॉरी दूसरा ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, ये हो गया हाफ हो गया, ये बी हो गया, ये होगा आर स्क्वायर इनटू ओमेगा, ठीक है। आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, तो क्राइटेरिया वही होता है ना, जैसे अभी आपका इनिशियल एरिया, मान लो कि डिस्क में रोटेट नहीं हुआ है, डिस्क इज नॉट रोटेटिंग, तो वी इमेजिन कि जो एरिया कवर्ड है डिस्क का वो 0 होगा। जब डिस्क ना 1 रोटेशन कंप्लीट करेगा तो हमारा ऐसा अजम्पशन है, क्योंकि जैसा मैंने बताया ना रेडियस, अभी डिस्क रोटेट होगा तो किसी एक रेडियस को आप फिक्स कर लो, जैसा कि मैंने लाइन ड्रॉ किया उसको रेडियस इमेजिन कर लो, ठीक है, वो रेडियस के ना रोटेट होने से कितना एरिया कवर हो रहा है वही चेंज इन फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, समझ में आ रहा है। तो ये वापस अपनी जगह पे आएगा, देन इट विल कंप्लीट 1 सर्कल, तो उस ईएमएफ के लिए क्या करना है आपको, ये एरिया 1 लेना आपको 0, एरिया 2 लेना है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व, पूरे का पूरा डेरिवेशन वैसे होगा, सिर्फ एल की जगह पे क्या होगा आर होगा, एंड एवरीथिंग विल रिमेन सेम। तो जब ये वाला पार्ट आएगा ना, यहाँ पे मान लो ये वाला पार्ट कर रहे हो, इस पार्ट में तो क्वेश्चन उन्होंने दिया तो मैं ना रेजिस्टेंस को क्या करता हूँ स्मॉल आर ले लेता हूँ, रेजिस्टेंस को लेगा था स्मॉल आर, है ना, और जो रेडियस और डिस्टेंस को कैपिटल आर उन्होंने दिया हुआ है, तो अगर आप रेजिस्टेंस को स्मॉल आर लोगे तो आई अपॉन स्मॉल आर, दिस आई अपॉन स्मॉल आर, ये क्या होगा कैपिटल आर स्क्वायर, देखो आई अपॉन स्मॉल आर, ये कैपिटल आर स्क्वायर, करेक्ट। यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया, ये क्या होगा आई स्क्वायर इनटू स्मॉल आर, यहाँ पे भी स्मॉल आर होगा, यहाँ पे भी स्मॉल आर होगा, ठीक है, एल की जगह पे क्या होगा कैपिटल आर स्क्वायर, ये कैंसिलेशन बाद क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल आर होगा, दिस इज व्हाट कैपिटल आर रेज टू 4, और जो और ऑप्शन होगा यहाँ पे क्या है कैपिटल आर रेज टू 4, ये स्मॉल आर है, ये भी क्या होगा स्मॉल आर, कैंसिलेशन ये स्मॉल आर हो जाएगा, दिस इज कैपिटल आर रेज टू 4। तो एंड सिमिलरली यू कैन गो अहेड फॉर दिस वन, जस्ट आई वांटेड टू से कि एक रॉड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहा है या एक डिस्क रोटेट हो रहा होगा और मैग्नेटिक परपेंडिकुलर होगा उनके प्लेन को, तो आपको क्या करना है,
यू हैव टू यूज दीज फॉर्मूले। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है फॉर्मूला है आपको समझ में आ गया होगा कि अगर रेडियस है, डिस्क है, इज रोटेटिंग, तो ये कंडीशन लेना, या अगर लेंथ होता तो हम यहाँ पे एल स्क्वायर लेते हैं, यहाँ पे एल स्क्वायर लेते, ठीक है, दैट इज ओनली डिफरेंस। मैं फॉर्मूला इसलिए मैंने लिख दिया है क्योंकि जो अगला डेरिवेशन है वो क्वेश्चन सेम है जो हमने अब तक किया, जो मतलब क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो सेम है, बट सोल्यूशन के लिए उन्होंने एक ना स्पेसिफिक कंडीशन को डिमांड किया, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन का पुराना पैटर्न चेंज हो जाता है फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सो अब ये क्या बोल रहे हैं, अ मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल एन इज रोटेटेड विद अ फ्रीक्वेंसी न्यू। इसमें इन्होंने बताया फ्रीक्वेंसी न्यू के साथ में रोटेट हो रहा है, तो जैसे यहाँ पे दैट इज द वन थिंग व्हिच वी नीड टू नो। नेक्स्ट क्या दिया इन्होंने, विद वन एंड hinged at the center and the other end at the circumference of a circular metallic ring of radius r। तो आपका ऐसा assumption है कि एक ना पहले तो आप मेटालिक रिंग बना लो, ये मेटालिक रिंग हो गया, ठीक है। और जो उन्होंने रॉड के बारे में मेंशन किया है ना, रॉड का क्या क्राइटेरिया है, रॉड के बारे में देखो चीजें बहुत सिंपल सी है कि अब ये बोल रहे हैं कि ये इसके इस तरीके से सेट है, करेक्ट। तो अभी जो रॉड की वैल्यू है ना, उसका लेंथ है, उसका लेंथ होगा कैपिटल एल, गॉट इट। हाँ, डायग्राम थोड़ा छोटा हो जाएगा बट ना फिर भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा इसमें। अगेन आई रीड दैट क्वेश्चन, अ मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ एल इज रोटेटेड, मेटालिक रॉड लेंथ एल रोटेटेड विद द फ्रीक्वेंसी न्यू विद वन एंड हिंज एट द सेंटर एंड द अदर एंड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ मेटालिक रिंग। ये मेटालिक रिंग है जो ब्लैक मार्कर से मैंने ड्रॉ किया। फिर क्या दिया है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर मेटालिक रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर। तो जो सर्कुलर रिंग है उसका रेडियस का वैल्यू कैपिटल आर है, तो आप ऐसे ले लो कि जो लेंथ ऑफ रॉड है और जो रिंग का रेडियस है दोनों की वैल्यू सेम है, तो या तो आप कैपिटल आर भी लिखो या तो आप एल लिखो, तो भी आपको सेम ही मिलेगा। जो फाइनल आंसर मिलेगा उस टर्म में एल के टर्म में भी मिल सकता है, आर के टर्म में भी मिल सकता है, दैट इज अप टू यू, आपको किस टर्म में निकालना है, ठीक है। लेकिन हमारा चांसेस रहेगा ना कि वी विल ट्राई टू फाइंड आउट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ रिंग के टर्म में निकालेंगे, दैट विल बी बेटर। बट क्वेश्चन में भी देख लेते हैं, शायद दिया होगा उन्होंने। फिर क्या बोला इन्होंने, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। जो एक्सिस और रोटेशन है सेंटर से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ जो मेटालिक ये रिंग है उसको परपेंडिकुलर है। और फिर क्या बोला, अ कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी पैरेलल टू द एक्सिस इज प्रेजेंट एवरीवेयर। पैरेलल टू एक्सिस, उसका एक्सिस क्या होगा, इनटू द प्लेन ऑफ वेव, ऐसे अंदर की तरफ होगा ना एक्सिस, तो बोले उसको पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के ऑल अराउंड प्रेजेंट है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज अवेलेबल अराउंड दिस, या उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये पूरी एक्टिविटी हो रही है। फिर आगे क्या दिया इन्होंने, यूजिंग लोरेंज फोर्स एक्सप्लेन हाउ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड बिटवीन द सेंटर एंड द मेटालिक रिंग एंड हेंस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इट। यूजिंग लोरेंज फोर्स आपको बताना है हाउ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड बिटवीन द सेंटर एंड मेटालिक रिंग, मतलब ये सेंटर और मेटालिक रिंग है, इसके बीच में ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा, आपको वो बताना है। दूसरा क्या इन्होंने पूछा है, hence obtain the expression for it, और उसके बाद आपको ईएमएफ का एक्सप्रेशन भी ऑब्टेन करना, तो ईएमएफ हमारा क्वेश्चन मार्क है। अब क्या बोला इन्होंने, इफ small r is the resistance of metallic rod and the metallic ring has a negligible resistance, obtain expression for the power generated। so power generated मतलब पावर का फॉर्मूला भी हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू उन्होंने दिया स्मॉल आर दिया, देखो क्वेश्चन में तो स्मॉल के उन्होंने स्मॉल आर मेंशन कर दिया, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो फाइनली डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफ यू कंसीडर ना, आपको फाइनल आंसर वही मिलेगा जो हमने इसके पहले किया था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने बोला लोरेंज फोर्स से सॉल्व करेगा, तो लोरेंज फोर्स को समझने से पहले ना ये चीज देख लो, पहले हम लोरेंज फोर्स समझ लेते हैं। लोरेंज फोर्स कहां पे एप्लीकेबल होता है वो पार्ट आप याद करने की कोशिश करो। ये हमने टॉपिक किया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या था कि जब मूविंग चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और दूसरा क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये बोल रहा है ना, लोरेंज फोर्स का क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है, ये बोल रहा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो ना मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर रखा हुआ है मूविंग विद वेलोसिटी v, तो वो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, या मैग्नेटिक फोर्स, करेक्ट। यहाँ पे साइन थीटा आता है, ये साइन थीटा है, बट थीटा की वैल्यू अगर 90 होगी तो क्या होगा, ये वैल्यू ये सिर्फ QVB ही होगा, है ना, वेयर थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू 90। तो ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल, या चार्ज पार्टिकल पे, तो चार्ज पार्टिकल की होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है, तो ये क्राइटेरिया होगा। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इट्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फोर्स, किसके ऊपर, चार्ज पार्टिकल के ऊपर। अब ये ना लोरेंज फोर्स क्या करता है, लोरेंज फोर्स द मैग्नेटिक फोर्स
इट्स अ लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स एंड द लोरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स, और दोनों एक साथ में एक्ट होंगे तो दैट्स अ लोरेंज फोर्स. नाउ वी नीड टू सी हाउ इज लोरेंज फोर्स प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन दिस केस. तो लोरेंज फोर्स के केस में क्या होता है कि इन्होंने एग्जांपल लिया है कि चलो ठीक है ना, हमने जो रेक्टेंगुलर फ्रेम वाला कंडीशन लिया था ना, इफ यू रिमेंबर रेक्टेंगुलर फ्रेम वाला कंडीशन, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है, मतलब ये फ्रेम हो गया, उसके ऊपर हमने एक मूवेबल फ्रेम ले लिया था. तो मूवेबल फ्रेम के अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है. अब ये क्या कह रहे हैं, चार्ज पार्टिकल के थ्रू अगर आप कंसिडर करते हो व्हेन यू आर टेकिंग अ चार्ज पार्टिकल, तो ये क्या होगा कि अकॉर्डिंगली व्हेन यू विल टेक, सो अब क्या होता है कि या तो रॉड को आप ना इधर की तरफ मूव करोगे या तो रॉड को आप इधर की तरफ मूव करोगे, करेक्ट. सो अगर मान लो चार्ज पार्टिकल मैंने यहाँ लिया, दिस इज द चार्ज पार्टिकल, अब उसका वेलोसिटी मान लो यहाँ पे, तो एन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, उसमें से मैंने किसी एक चार्ज पार्टिकल को फोकस किया, तो अगर ये पार्टिकल इधर जा रहा है मतलब उसका वेलोसिटी इधर होगा, ये क्रॉस है मतलब मैग्नेटिकली इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा. अब ये क्या कह रहे हैं कि एक है ना राइट हैंड पाम रूल. राइट हैंड पाम रूल का क्या क्राइटेरिया है कि अगर ना ये फिंगर्स आपको इंडिकेट करते हैं डायरेक्शन ऑफ, आप इमेजिन मैग्नेटिक फील्ड, इमेजिन क्या करना ऐसे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन या करंट के मोशन का डायरेक्शन ये रिप्रेजेंट करता है. तो जो पाम होगा जिधर फेस कर रहा होगा वो क्या होगा, दैट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. तो फिंगर का जो है, फिंगर जिधर पॉइंट कर रहे हैं वो होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ करंट या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का फ्लो, ये होगा डायरेक्शन ऑफ पाम, ठीक है, या डायरेक्शन ऑफ यू कैन से फोर्स. तो अब इस केस में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या हो गया कि अगर मान लो ना चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, तो और मैग्नेटिक इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो मैग्नेटिक आपने सेट कर दिया, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, तो करंट हो सकता है डाउन होगा. करंट का डायरेक्शन मैं इसलिए ले रहा हूं, व्हाई आई एम सेइंग, देखो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिया, मान लो कि ऐसे हो गया, करेक्ट, और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन हमने इसको ऐसे इमेजिन कर लिया. अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे जैसे इधर आप मूव करोगे ना, व्हेन यू विल मूव, जैसे ही मोशन में सेट होगा, फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है. इसका मतलब क्या होगा, चार्ज पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करेंगे. अगर चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट उसके अकॉर्डिंगली फ्लो होने लगेगा, क्योंकि ऐसे फ्लो हो रहा है ना चार्ज पार्टिकल. अब अगर मान लो कि ना यही चीज है ना, ये किसके लिए हमने लिया, ये हमने कंसिडर किया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए. मतलब मान लो पॉजिटिव चार्ज, आपने v वेलोसिटी से इधर मूव किया, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, अगर वो मोशन में सेट हो जाते हैं मैग्नेटिक इनके मोशन की वजह से, तो करंट ऐसे फ्लो होता क्लॉकवाइज. बट अगर मान लो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता तो क्या होता, मतलब वेलोसिटी आपने इधर सेट किया ना, तो पहला तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, और उसके बाद अब जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है ना, आप इधर में ले लो, यू विल नॉट टेक द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लाइक दिस. व्हाई, बिकॉज ये जो वेलोसिटी जो हमने लिया ना, वेलोसिटी या जो करंट होता है ना, करंट, ये जो थंब है वो किसके डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का मोशन. तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव है, तो अगर मैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है तो पॉजिटिव उसको ऑपोजिट में जा रहा होगा, तो फोर्स किधर एक्ट होगा, ऊपर की तरफ. तो ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दैट विल गो. तो अब ना इलेक्ट्रॉन्स अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो करंट की तरफ फ्लो होगा, डाउन की तरफ फ्लो होगा. तो आपको बस ये समझना है पाम रूल के हिसाब से कि आप अगर इस रॉड को लेफ्ट में मूव करो तो भले ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा इनसाइड द रॉड, करंट विल फ्लो इन द सेम डायरेक्शन. ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए. तो अब ना यहाँ पे क्या उसका रूल है, ये बोल रहे हैं कि जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है ना, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, वेलोसिटी इस तरह से, तो अब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 होगा. तो ये क्या होगा, इसके वजह से आपको मिलेगा ये QVB, करेक्ट. इसके अंदर जो इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल उसके ऊपर इमेजिन करो. इनका कहना है कि ये मैग्नेटिक फोर्स ने इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल पे लगता है, वो चार्ज पार्टिकल ना मोशन में सेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ राइट हैंड पाम रूल. जैसे वो मोशन में सेट हो गए तो वो मोशन की वजह से करंट फ्लो होने लगेगा. तो करंट का डायरेक्शन आप कैसे डिटरमाइन करोगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के हिसाब से आप डिटरमाइन करते हो. वो हमने जब मोशनल ईएमएफ किया था तब डिस्कस किया था. तो अब बोल रहे हैं कि जब ये चार्ज पार्टिकल सेट हो जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा, मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेट हो गया. पहले क्या था, पहले सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड था, हमने रॉड को मूव किया, पाम रूल के हिसाब से जितने भी चार्ज पार्टिकल तो मोशन में सेट हो गए, वो मोशन ने क्या किया, करंट प्रोवाइड किया. मोशन में क्यों सेट हो गए, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द ईच चार्ज पार्टिकल. ईच चार्ज पार्टिकल इतना फोर्स एक्सपीरियंस किया था, मोशन में सेट हो गया. अब वो करंट की वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा इसके अक्रॉस बिटवीन द एंड्स ऑफ दिस कंडक्टर. तो अब क्या हो गया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो चार्ज प्रेजेंट है, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे. तो अब क्या होता है, जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स है वो सेम स्ट्रेंथ से हमें मिल रहा है. तो ये हो गया, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू हमको मिल रहा है QVB, इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू हमको मिलता है QE. सो Q एंड Q विल कैंसिल आउट,
ये V हो गया, ये B हो गया, ये कैपिटल E हो गया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है आपके समझने के लिए मैं बता देता हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, जितना ज्यादा ना लेंथ ऑफ कंडक्टर का ईएमएफ की वैल्यू कम होती जाएगी ना। पावर सप्लाई, ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में किया है, नेगेटिव या पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से जितना आगे आप जा रहे हो पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो सेम है ना, लेंथ विल इंक्रीज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी तो डिक्रीज होगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है गोइंग अवे, तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कीप डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। तो अब ये हो गया यहाँ पे कि E की जगह हमने क्या कर दिया? E की जगह हमने V/L पुट कर देंगे यहाँ पे। ये कैपिटल V हो गया, ये ध्यान देना, ये कैपिटल V बाय क्या हो गया? L हो गया। अब अगर मैं इन दोनों को रिलेट करूं तो जो V का वैल्यू होगा वो क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू फॉर V? तो V का वैल्यू आपको मिलेगा कैपिटल V इज इक्वल टू, आपको मिला ये B मिलेगा, ये L मिलेगा और ये V मिलेगा। ये क्या है? ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या है? ये वेलोसिटी है। तो अब इतना टाइम पास क्यों किया मैंने? क्वेश्चन में उन्होंने बोला ना, फाइंड आउट द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द सेंटर एंड ऑफ द रिंग एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग। तो इनके बीच में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसको आपको लोरेंस फोर्स से फाइंड आउट करा। तो लोरेंस फोर्स के हिसाब से जो ईएमएफ होता है ये, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को हम ईएमएफ ले रहे हैं ना यहाँ पे, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करके आपको डिराइव करना है ना। तो थोड़ा ज्यादा टाइम वेस्ट होगा इसके ऊपर, बट अभी देख लेते हैं। तो अभी ये क्या कह रहे हैं ना कि आप पूरा एलिमेंट लोगे तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप इसमें से एक स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट करो। तो चलो हमने एक स्मॉल एलिमेंट ये सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, इसको ना हम L ले लेते हैं और इसी डिस्टेंस को हम कैपिटल R भी ले लेते हैं। तो हमारा जो पूरा स्टडी वो कैपिटल R के टर्म में रहेगा, बेटर, दैट विल बी बेटर। तो अभी ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया। स्मॉल एलिमेंट की वैल्यू क्या लेंगे वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। पहले क्या होता है, ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पे? तो हमारा assumption ये सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे। अगर आप स्मॉल r ले रहे हो तो ये एलिमेंट के लेंथ को dr ले लो, है ना। देखो ये r मैंने अलग नोटेशन में लिया, ये r अलग लिया है, और रेजिस्टेंस के लिए r मैंने दूसरे सिंबल से लिया है। तो वो ध्यान देना आप। कैपिटल R क्या होगा? ये रेडियस हो गया, ये वाला जो R है वो ना लेंथ हो गया सेंटर से उस पॉइंट का। तो अब ये क्या कह रहे हैं ना, ये जो पार्टिकल यहाँ जब ये रॉड को रोटेट करोगे तो एक्चुअली दिस इज ट्राइंग टू गो लाइक दिस। ये पार्टिकल ना स्ट्रेट लाइन में ऐसे जाना चाहेगा, है ना। जैसे सर्कल होता है, सर्कल में ये पॉइंट कैसे जाना चाहेगा? ऐसे टेंजेंट। अब ये हिसाब से ये भी तो खुद का अपना सर्कल बनाएगा, ये छोटा वाला, दिस विल आल्सो मेक ना इट्स ओन सर्कल। उसका जो वेलोसिटी है ऐसे होगा v, है ना। अगर चलो ठीक है, समझने के साथ आप v को ऐसे लिख लोगे तो बेटर होगा ना, वेलोसिटी का ये, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि सबसे पहली बात है कि मोशनल ईएमएफ का जो फंडा हमने समझा है वो b है, ठीक है, फिर वेलोसिटी v है और जो लेंथ l होना चाहिए। बट ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे लेंथ l नहीं है, यहाँ पे क्या होगा? रेडियस r है। बट ना आप किसके ऊपर भी स्टडी कर रहे हो? आप स्मॉल एलिमेंट का स्टडी करो, क्योंकि छोटा सा लेंथ लिया। अगर आप छोटा सा लेंथ आपने dr ले लिया तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो डी होगा। स्मॉल लेंथ अगर आप लोगे तो स्मॉल ईएमएफ इंड्यूस। अब ये बोल रहे हैं आप उसको आगे लेके जाओ, व्हेन यू गो अहेड। व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी? आपको लीनियर वेलोसिटी का पता होगा ना, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का रूल, v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो v की वैल्यू को हमने v रखा है, बराबर ना। तो ये इसका वेलोसिटी v है और कितना रेडियस है वो इस सर्कुलर पाथ का r है। तो v इज इक्वल टू r ओमेगा मिल गया हमको। हम क्या करेंगे, देयरफॉर d e की वैल्यू हमने क्या ले लिया, ये b हो गया, दिस r इज देयर, दिस ओमेगा इज देयर, दिस dr। तो we got d e is equal to b omega into r into dr। ये वैल्यू सबको मिल गया। इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 1। अब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको क्या करना है, यू हैव टू गेट अ टोटल ईएमएफ, है ना, बिटवीन दिस सेंटर एंड दिस सर्कमफेरेंस ऑफ दैट रिंग। तो ये बोले इसको इंटीग्रेट कर दो। आप इंटीग्रेट करोगे तब आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि आपने एक स्मॉल पार्ट लिया ना इसमें। इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 1। कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे? आपको ये ईएमएफ इंड्यूस निकालना है सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस। तो सेंटर की वैल्यू 0 हो गया, सर्कमफेरेंस की वैल्यू क्या? कैपिटल R इन टर्म्स ऑफ लेंथ डिफरेंट। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी ई ले लिया हमने, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ बी हो गया, ओमेगा हो गया r इंटू डी आर, और लिमिट क्या हो गया? 0 टू कैपिटल R है। तो ये e हो गया, b को यू टेक आउटसाइड, ओमेगा यू टेक आउटसाइड, इंटीग्रेशन का 0 टू कैपिटल R, एक बार r इंटू डी आर। अब ना हमने जो रूल स्टडी करा है इंटीग्रेशन का, मतलब इंटीग्रेशन का रूल क्या है वो देख लो। अगर x रेज टू n है तो x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, जो पावर है उसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो ये r की पावर क्या होगा? वो 1 है, तो 1 में 1 ऐड होगा तो ये 2 हो जाएगा, अपॉन क्या होगा? 2 हो गया। लिमिट इसका क्या है? 0 टू कैपिटल R। अब उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड करके देखते हैं क्या मिलता है हमको। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये ध्यान दो जरा। तो क्या होगा? देयरफॉर ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होगा? ये b हो गया, ओमेगा हो गया। हमने क्या किया? स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R की वैल्यू पुट कर दी। तो क्या होगा?
कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस क्या होगा 0 स्क्वायर अपॉन 2। तो अब वो हिसाब से देखा जाए तो ईएमएफ की वैल्यू क्या हो गया बी हो गया कैपिटल आर स्क्वायर हो गया ओमेगा ना आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन का होगा ये 2 हो गया। बहुत ध्यान से आप एनालाइज करो तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिलेगा। करेक्ट। इनका जो टास्क है ना इन्होंने क्वेश्चन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था। तो अब आपको बताना है कि ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ होता है जिसको हमने 2 पाई न्यू ले लिया है ये एफ और न्यू सेम है उसके हिसाब से न्यू का फॉर्मूला क्या होगा न्यू विल बी ओमेगा अपॉन 2 पाई राइट। अब उसके हिसाब से देख लेते हैं ईएमएफ इज इक्वल टू ये बी हो गया ये आर स्क्वायर हो गया दिस 2 इज देयर ओमेगा ने हमने क्या पुट कर दिया ओमेगा की जगह पे आप 2 पाई न्यू पुट कर देते हो 2 पाई न्यू तो क्या होगा 2 विल गेट कैंसिल। ये जस्ट समझने के लिए बता दिया कभी अगर आपको न्यू के टर्म में आंसर मिला उसको ओमेगा में कन्वर्ट करना तो व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू। तो ईएमएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा दिस बी इज देयर पाई इज देयर आर स्क्वायर देयर इनटू न्यू है ना यही फॉर्मूला था ना अपने ये टर्म में बी है पाई है आर स्क्वायर है एफ की जगह पे क्या है यहाँ पे न्यू है दैट्स ओनली डिफरेंस। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या था पार्ट डिसिपेशन पूछा तो पार्ट डिसिपेशन का फॉर्मूला बहुत सिंपल था P इज इक्वल टू क्या था आई स्क्वायर आर। ठीक है अब देख लेते हैं आई का वैल्यू क्या है। अच्छा यहाँ पे आई का वैल्यू निकाला नहीं है। अच्छा आई का वैल्यू नहीं है तो क्या करोगे दूसरा फॉर्मूला था ना एक और फॉर्मूला था क्या था ईएमएफ स्क्वायर अपॉन आर। ईएमएफ का वैल्यू क्या है एक तो ये है ईएमएफ का स्क्वायर हो गया तो क्या होगा तो ये बी का स्क्वायर होगा आर का स्क्वायर होगा तो आर रेशो 4 होगा देन ओमेगा का स्क्वायर अपॉन क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 हो गया और एक आर। अब पिछले वाले डेरिवेशन में चेक करना आपको सेम आंसर मिला रहेगा। ठीक है और अगर इसके हिसाब से लेते तो क्या होता बी का स्क्वायर होता पाई का स्क्वायर होता आर रेशो 4 होता और न्यू का स्क्वायर होता तो अपॉन क्या होता कैपिटल आर क्योंकि ना डिनोमिनेटर वाली वैल्यू तो लेनी है। अच्छा अब यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक मैंने कर दिया है वो मिस्टेक क्या है वो चीजों को मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे स्मॉल आर लेना है क्योंकि रेजिस्टेंस को हमने स्मॉल आर लिया वरना क्या होगा ये दोनों आर को आप क्या करोगे कैंसिल कर दोगे दैट शुड नॉट हैपन। बात समझ में आ रही है। तो अगर ना लॉरेंस फोर्स के थ्रू बोला इन्होंने तो आपको ये मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा अदरवाइज यू कैन सी पूरे का पूरा चीज तो वैसे ही है। तो होता क्या है कि ना लोग ना पुराने वाले पिछले वाले मेथड से क्या करते हैं पूरा डेरिवेशन करते हैं बट दे डोंट गेट मार्क्स क्यों क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस फोर्स वी नीड टू गेट दिस कंडीशंस। हम एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा करना क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन एंड यहां से यहाँ पर काफी लॉजिकल सीक्वेंस स्टार्ट भी हो जाता है। क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने अ व्हील with 10 metallic spokes each 0.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है एक व्हील है बराबर और जो मेटालिक स्पोक्स है ऐसे ऐसे करके मतलब उन्होंने दिया टोटल 10 है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 मेटालिक स्पोक्स है 10। ठीक है अब उसके बाद क्या दिया इन्होंने ईच 0.5 मीटर तो ईच का लेंथ है 0.5 मीटर दैट्स नॉट एन इशू। फिर क्या बोले लॉन्ग इज रोटेटेड विद द स्पीड ऑफ 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। अच्छा ये किसकी वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। अगर आप पर मिनट की वैल्यू को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना 120 अपॉन 60 ना क्योंकि मिनट क्या है डिनोमिनेटर में है तो व्हेन यू आर कन्वर्टिंग मिनट इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स तो क्या होगा 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स तो डिनोमिनेटर में डिवाइड होगा इस केस में ये हो जाएगा रेवोल्यूशन हो जाएगा पर सेकंड ये कैंसिल वाला 2 हो गया एफ की वैल्यू हो गई 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड इसको आरपीएस भी बोलते हैं। ठीक है और रेवोल्यूशन पर मिनट को हम आरपीएम भी बोलते हैं। तो हमारा टास्क ये होता है कि हमें फ्रीक्वेंसी में आरपीएस में टच चाहिए। फिर क्या बोले रेवोल्यूशन पर मिनट इन अ प्लेन नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बीएच। अच्छा उसमें वो जो मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर है वो है बीएच और बीएच का वैल्यू इन्होंने दिया 0.4 गॉस तो 0.4 गॉस का मतलब हो गया कि 0.4 इंटू 1 गॉस का वैल्यू होता है 10⁻⁴ टेस्ला 1 गॉस होता है 10⁻⁴ टेस्ला। आपको टेस्ला में कैलकुलेशन करना है व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सेल एंड द रिम ऑफ द व्हील। मतलब एक्सेल में यहाँ पे जो उसका एक्सेल होगा ना रॉड मतलब जो भी है तो एक्सेल और रिम के बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा है ना। तो ये किसके थ्रू होगा ये जो स्पोक्स है ना वो हेल्प करेंगे। बट अभी प्रॉब्लम क्या होता है वो पॉइंट आप समझ लो कि अच्छा इन्होंने एनी में लिखा हुआ है 1 गॉस इज 10⁻⁴ टेस्ला एनसीईआरटी क्वेश्चन है। हाँ जो मेन इसमें इशू ये है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्पोक्स होते हैं ना उसका कोई सेंस ही नहीं है मतलब यहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं है जो एक रिंग की वजह जो ईएमएफ इंड्यूस होगा पूरे वजह से होगा सेम होगा देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ वेरिएशन।
तो ये क्या होगा ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला। हमारे पास क्या क्या है, हमको मैग्नेटिक फील्ड या फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मिलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बी एच होगा, पाई होगा। अभी रेडियस की जगह पे क्या होगा, इन्होंने लेंथ लिया ना, लेंथ लिया तो हम एल ले लेंगे, एल स्क्वायर हो गया और फ्रीक्वेंसी एफ हो गया। तो ओरिजिनल मैग्नेटिक की वैल्यू कितनी है 0.4 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा ये, इंटू पाई का वैल्यू कितना है 3.14 होगा, एल का वैल्यू कितना है लेंथ है 0.5 तो ये 0.5 का स्क्वायर 0.5 इंटू 0.5 हो गया, इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 2। तो लेट्स सी कि क्या होता है इस केस में। चलो ठीक है, 2 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6.14 हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ये 0.4 है, ये क्या, ये एक्चुअल में ना अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, ये 0.25 हो गया। तो 0.25 को 0.4 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना होगा 25 का 100 हो गया ना, ये हो गया 100, ठीक है 25 4 का 100 हो गया। सो ये क्या हो गया आपको वैल्यू 1 2 3 डेसिमल के बाद, तो मतलब 3 डिजिट के बाद यहाँ पे पास 0.1 हो जाएगा ये, और ये कितना है 10⁻⁴ है, और कोई पावर दिख नहीं रहा मुझे। तो अब अगर इसको देखा जाए तो इनको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0.1 का मतलब है 10⁻⁻1, ये पास 6.14 ये 6.28 इंटू क्या होगा 10⁻⁵ वोल्ट। मतलब जो अमाउंट है ये होगा दैट इज वेरी स्मॉल, है ना, बहुत छोटा सा वैल्यू है इसका। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत लंबा है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है बट ना इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसमें, क्वेश्चन बस खाली लंबा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, अ मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, एक रॉड है जिसका लेंथ का वैल्यू है 1 मीटर। फिर व्हाट नेक्स्ट, दे आर सेइंग इज रोटेटेड विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रेवोल्यूशन पर सेकंड, मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 50 रेवोल्यूशन पर सेकंड, मतलब 50 आरपीएस हो गया, ठीक है। विद वन एंड hinged at the center and the other end at the circumference of circular metallic ring of radius 1 meter। तो जो रेडियस की वैल्यू है, अच्छा रेडियस की वैल्यू और ये जो भी लेना ना, एल का वैल्यू और रेडियस का वैल्यू दोनों सेम है। तो ये ऐसे से ना, ये रॉड है, फिर यहाँ पे ना रिंग है, तो रिंग के सर्कमफेरेंस पे ऐसे हमने जो अभी लास्ट वाला जो डेरिवेशन किया था लोरेंट्ज फोर्स से जो हमें निकालना था, ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द रिंग जो है रिंग का सर्कमफेरेंस एंड सेंटर के बीच में। तो अभी क्या बोल रहे हैं, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ रिंग। जो एक्सिस है इसका ना वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसको, ये इसके सेंटर से पास हो रहा है और रिंग के प्लेन को परपेंडिकुलर, मतलब रिंग का जो प्लेन है उसको परपेंडिकुलर है और प्लस का सेंटर से पास हो रहा है। व्हाट नेक्स्ट, अ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई 1 टेस्ला applicable on this, and parallel to the axis is present everywhere। अच्छा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये एक्सिस को पैरेलल है और हर जगह पे है। तो एक्सिस को पैरेलल मतलब ना इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा, है ना, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, तो एक्सिस भी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, दोनों पैरेलल होगा, और कहीं पे भी लोगे तो पैरेलल ही रहेगा। व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द सेंटर एंड द मेटालिक रिंग। तो अब वही कंडीशन होगा, ईएमएफ इज इक्वल टू फार्मूला होगा, बी हो गया, एफ की वैल्यू दिया है तो बी होगा, पाई होगा, एल स्क्वायर होगा, एफ होगा, मैग्नेटिक की वैल्यू 1 हो गई, पाई का वैल्यू 3.14 हो गया, एल का वैल्यू होगा 1 स्क्वायर होगा, ये होगा 50 हो गया। तो अब ये 50 अगर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 157 आ जाएगा वोल्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है, ये सीबीएसई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट उसका सेम है। क्या क्वेश्चन दिया इन्होंने, सो इट्स बेटर इफ आई अडॉप्ट दिस वन, और यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, क्वेश्चन इज अ सर्कुलर कॉपर डिस्क 10 सेंटीमीटर इन रेडियस। एक कॉपर का डिस्क है जिसका रेडियस का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो गया। फिर आगे क्या दिया इन्होंने, एट 20 पाई रेडियन पर सेकेंड, रोटेट्स एट 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो रोटेट्स मतलब, अच्छा यूनिट है इसका ना, ये 20 पाई है और यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड यूनिट है ओमेगा का। अब थोड़ा आपको आइडिया मिल गया। अब क्या बोल रहा है, अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू डिस्क, तो डिस्क के सेंटर से वो रहेगा, पास होगा, और सेकंड बोल रहा है और जो है एक्सिस और रोटेशन परपेंडिकुलर टू डिस्क है, मतलब डिस्क को परपेंडिकुलर है। फिर आगे क्या दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिया इन्होंने 0.2 टेस्ला। देन व्हाट नेक्स्ट, एक्स परपेंडिकुलर टू डिस्क, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द एक्सिस ऑफ डिस्क एंड द रिम। सो ये है ईएमएफ की वैल्यू पूछा इन्होंने। नेक्स्ट क्या दिया इन्होंने, व्हाट इज द इंड्यूस्ड करंट इफ द रेजिस्टेंस
ऑफ डिस्क इज 2 ओम। डिस्क का रेजिस्टेंस दिया है इन्होंने कि आर का वैल्यू अगर 2 ओम है तो क्या लेना है। अगर वहां पे कैपिटल आर दिया है तो उसको मैं स्मॉल आर ले लेता हूँ। ठीक है, स्मॉल आर का वैल्यू क्या है 2 ओम। स्मॉल आर इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस राइट नाउ। ठीक है, आपको टेंशन की जरूरत नहीं कि ये कैसे हो गया क्या हो गया। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू, वी हैव टू यूज अ फॉर्मूला। सो अगर आपको ओमेगा के टर्म में दिया ना, ओमेगा वाला फॉर्मूला क्या था, यू कैन चेक इट, हाफ होगा ये बी होगा, दिस व्हाट आर स्क्वायर इनटू ओमेगा होगा, करेक्ट। सो अब देख लेते हैं, हाफ का वैल्यू हाफ, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू व्हाट 0.2, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 10 इंटू 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 है ना, तो 10 टू पावर माइनस 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा का वैल्यू है 20 पाई। तो देख लेते हैं क्या क्या कैंसिल हो सकता है। तो दिस 2 का वैल्यू कैंसिल, दिस वन 0.1 हो जाएगा, करेक्ट। ये 0.1 विल गेट मल्टीप्लाई विद 10, वो क्या होगा 1 हो जाएगा। तो क्या होगा ये 10 टू पावर माइनस 4 और 10 से मल्टीप्लाई होगा 10 टू पावर माइनस 3 हो गया, इनटू ये वैल्यू क्या होगा 20 हो गया इनटू 3.14 हो गया। तो अब हो गया उस हिसाब से देखिएगा तो 10 टू पावर माइनस 3 इनटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 62.8 हो जाएगा, ये 20 से मल्टीप्लाई होके, ठीक है। अब अगर और हम नेक्स्ट किया तो ये क्या होगा 6.2, अगर 8 ले रहे हैं तो क्या होगा 6.28 इंटू क्या होगा 10 टू पावर माइनस 2, ये हो गया वोल्ट में वैल्यू, करेक्ट। अब इसका करंट भी निकाला ना हमको, व्हाट इज द करंट flowing between this center and this circumference of the ring। तो करंट का क्या फॉर्मूला है, करंट का फॉर्मूला होगा ईएमएफ इंड्यूस अपॉन रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ 6.28 into 10 to power minus 2 है, will get divided by what, रेजिस्टेंस वैल्यू 2 है तो ये कैंसिल होगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी, I is equal to 3.14 into 10 to power minus 2 एम्पियर। ये करंट की वैल्यू हो गई और ये क्या होगा ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू हो गई। सो आई होप कि जो चीजें मैंने समझाई आपको समझ में आया होगा। ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम हो गया। अब जो अगला क्लास होगा उसमें हम कंप्लीटली नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।